Hello guys and welcome back to your very own YouTube channel. This is the next video of our chapter The Company Audit, in which we are going to discuss about the provisions relating to audit committee. So let's begin. Applicability of section 177 that is constitution of committee, यानी कि जो ऑडिट कमेटी से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं वो हमें सेक्शन 1 उसकी एप्लीकेबिलिटी हमें सेक्शन 177 में डिस्क्राइब करी गई है. एंड व्हाट इज सेक्शन 177? दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी, कि ऑडिट कमेटी कब कैसे और किस कंपनी में बनाई जाती है. Where a company is required to constitute an audit committee under section 177, जहां पर भी जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि उसे सेक्शन 177 के अंडर में ऑडिट कमेटी बनानी है, ऑल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग द फिलिंग ऑफ अ कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर, तो उस कंपनी में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं ऑडिटर से रिलेटेड या फिर किसी की मैनेजर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इंक्लूडिंग द फिलिंग ऑफ अ कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर, और जिसमें हमारी जब कैजुअल वैकेंसी हो जाती है ऑडिटर के ऑफिस में तो उसको भी फिल करने के लिए under this section shall be made after taking into account the recommendations of such committee. तो जिस कंपनी की भी रिक्वायरमेंट होती है कि उस कंपनी को सेक्शन 177 के अंडर में ऑडिट कमेटी बनानी है, उस केस में वो कंपनी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स करती है या फिर कैजुअल ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी को फिल करती है, तो वो ये सारे काम जो है ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए करती है कि जो भी आइडियाज या फिर जो भी सजेशंस ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किए हैं एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स को या फिर बोर्ड को, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के, तो फिर उस केस में उन जो ऑडिट कमेटी है उसकी रिकमेंडेशंस या फिर उसके सजेशंस को भी कंसीडर किया जाएगा, इससे पहले कि कंपनी कोई भी अपना फाइनलाइज्ड डिसीजन ले. अब आगे, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट इन एडिशन टू लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, यानी कि हम जो जितनी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके लिए ये कंपलसरी होता है कि उन्हें अपनी कंपनी में ऑडिट कमेटी बनानी ही बनानी है. उसके अलावा द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज शेल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, तो उसके अलावा जितनी भी ये वाली कंपनीज हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हें भी ऑडिट कमेटी अपनी कंपनी में बनानी होती है. तो हम लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के अलावा देख लेते हैं कि किन किन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी होती है. ऑल पब्लिक कंपनीज विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर, जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं जिनका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ रुपीज है या फिर उससे ज्यादा है. ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर, जितनी में और उन वो पब्लिक कंपनीज जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज है या फिर उससे ज्यादा है. एंड ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स और डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ और 50 करोड़ रुपीज और मोर, और यानी कि और वो बाकी की जितने वो सब पब्लिक कंपनीज जिनके टोटल जो आउटस्टैंडिंग लोन्स और जितने भी बोरोइंग्स हैं या फिर डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स हैं, इन सब का टोटल अगर 50 करोड़ रुपीज है या फिर उससे ज्यादा है तो उन पब्लिक कंपनीज को भी ऑडिट कमेटी बनानी होती है. तो यानी कि लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के अलावा अलग किन कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनानी होती है, इसमें आप प्लीज एक बात ध्यान रखिए कि जितनी भी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज को ही ऑडिट कमेटी बनानी होती है, उसमें भी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज यानी कि वो पब्लिक कंपनीज जिन्होंने अपने आप को किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा रखा है, वो कंपनीज के लिए तो कंपलसरी है ही है. उस केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, यानी कि उस केस में हम उनका पेड अप शेयर कैपिटल या फिर टर्नओवर से हमें कोई मतलब नहीं है. अगर किसी पब्लिक कंपनी ने अपने आप को किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा रखा है तो उन्हें तो ऑडिट कमेटी बनानी ही बनानी है. उसके अलावा वो पब्लिक कंपनीज जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उसके अलावा वो पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज या फिर उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज या फिर उससे ज्यादा है, और उनका जो टोटल है कि बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स का वो 50 करोड़ रुपीज है या फिर उससे ज्यादा है, तो उन्हें भी ऑडिट कमेटी बनानी होती है. For this, the paid up share capital or turnover or outstanding loans or borrowings or debentures or deposits, as the case may be, यानी कि यहाँ पे हमने 3 केस पढ़े थे कि एक 10 करोड़ रुपीज की लिमिट के लिए हम पेड अप शेयर कैपिटल, 100 करोड़ रुपीज की लिमिट के लिए टर्नओवर और 50 करोड़ रुपीज के लिए हम उनकी बोरोइंग्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स का टोटल देखते हैं. सो जो भी केस होगा, एज एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, यानी कि हम ये डिसाइड करने के लिए कि किसी भी पब्लिक कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल या फिर टर्नओवर है या फिर जो उनकी बोरोइंग्स वगैरह है वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रही है या नहीं
कर रही हैं ये चेक करने के लिए हम उनका जो लास्ट फाइनेंशियली ऑडिटेड स्टेटमेंट्स थे उनके अमाउंट्स को चेक करेंगे। यानी कि अगर हम जो करंट फाइनेंशियल ईयर होगा तो उससे लास्ट ईयर में जितने भी उसके स्टेटमेंट्स को ऑडिट करा गया था उन स्टेटमेंट्स में अगर उनका अमाउंट इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो उस केस में उस पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी होगी। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। XYZ लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 9 करोड़ बट हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹150 करोड़। यानी कि जो पब्लिक कंपनी है इसका पेड अप शेयर कैपिटल तो ₹9 करोड़ है, यानी कि 10 करोड़ रुपीज से कम है, लेकिन उसका जो टर्नओवर है वो 150 करोड़ रुपीज है। यानी कि उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ रुपीज से कम है। यानी कि अगर उसका सिर्फ क्या कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल है उसके केस में तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन जो उसका टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपीज से ज्यादा है। तो यानी कि इस केस में उसके जैसे कि उसका टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो उसे अपनी कंपनी में पब्लिक ऑडिट कमेटी बनानी होगी। सो इट विल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 because the requirement for constitution of audit committee arises if the company falls into any of the prescribed category। यानी कि अगर वो इन तीनों सिचुएशंस में से किसी भी सिचुएशन को फुलफिल कर रही होती है तो उस पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि किसी भी पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने के लिए तीनों की तीनों ही सिचुएशंस को सेटिस्फाई करना हो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगर वो किसी एक भी सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही होगी तो उस पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी होगी। नाउ मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, यानी कि हम एक बार जो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होता है उसका मैनर और प्रोसीजर यानी कि क्या तरीका होता है और किस तरीके में उन्हें अपॉइंट किया जाता है हम ये देख लेते हैं। So the Rule 3 of CAR 2014 prescribes the following manner and procedure of selection and appointment of auditors। यानी कि जो CAR 2014 का Rule 3 है, CAR क्या है, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स, उसमें जो Rule 3 है वो हमें डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑडिटर से का अपॉइंटमेंट का तरीका। सो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या प्रोसीजर और क्या मैनर उसमें प्रेस्क्राइब किया गया है। इन केस ऑफ अ कंपनी दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, यानी कि इन केस जिस भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि उसे ऑडिट कमेटी बनानी है अंडर सेक्शन 177, उस केस में जो ऑडिट कमेटी है वो, एंड इन केसेस वेयर सच अ कमिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और इन केस अगर उस कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसे ऑडिट कमेटी बनानी है तो उस केस में जो बोर्ड है वो shall take into the consideration the qualifications and experience of the individual और the firm proposed to be considered। यानी कि जिस केस में जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि उसे ऑडिट कमेटी बनानी है उस केस में ऑडिट कमेटी, और जिस केस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसे ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है तो उस केस में जो बोर्ड है वो कंसिडर करेगा जिस भी ऑडिट इंडिविजुअल ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म को प्रपोज किया गया है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, उसकी क्वालिफिकेशंस को, उसका क्या एक्सपीरियंस है या फिर क्या उसका बैकग्राउंड है, तो वो उन चीजों को ध्यान में रखेगा कि उन्हें एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है एज ऑडिटर, एंड वेदर सच क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस आर कमेंसरेबल विद द साइज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, और जो भी उस ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस हैं वो कंपनी के अकॉर्डिंग, जो कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कि जो भी उसका क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंसेस है, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी वो बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी चेक करेंगे। इट मे बी नोटेड दैट वाइल कंसिडरिंग द अपॉइंटमेंट, यानी कि जब किसी भी इंडिविजुअल ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया जा रहा होगा उस टाइम द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड, ऑडिट कमिटी या फिर बोर्ड, यानी कि जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाई गई है उस कंपनी में ऑडिट कमेटी, और जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं बनाई गई है उस कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो, एज द केस मे बी, shall have regard to any order or pending proceeding relating to professional matters of conduct। उन्हें मतलब उनके पास कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग होगी उस प्रोफेशनल मैटर से रिलेटेड कंडक्ट अगेंस्ट ये प्रपोज्ड ऑडिटर, यानी कि जिस भी इंडिविजुअल ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म को प्रपोज किया गया है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, कि हम इस इंडिविजुअल पर्सन को या फिर ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करने वाले हैं, उनके रिगार्ड में अगर कोई पेंडिंग केस चल रहा है उनके प्रोफेशनल मैटर से रिलेटेड बिफोर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के अगेंस्ट में, अगर उनके
उनके लिए कोई पेंडिंग केस या फिर कोई पेंडिंग मैटर चल रहा है, तो उस केस में और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एनी कोर्ट, यानी कि अगर उनके प्रोफेशन से रिलेटेड अगर उनके अगेंस्ट में कोई केस है आईसीआई के सामने या फिर किसी और सिचुएशन में, तो वो उसके रिगार्डिंग में भी अगर उनका बैकग्राउंड चेक करेगा कि वो उनके जो प्रोफेशनल कंडक्ट्स हैं या फिर एथिक्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड एज द केस में बी, ऑडिट कमिटी या फिर जो बोर्ड है वो मे कॉल फॉर सच अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रपोज्ड ऑडिटर एज इट मे डीम फिट। और जैसे कि अगर वो जो कंपनी है वो ये चेक करेगी कि जिस भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर ऑडिट फर्म को वो एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं वो अपने जो प्रोफेशनल एथिक्स है उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस रिगार्ड में अगर उन्हें कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि चेक करने के लिए, तो वो कंपनी जो है डायरेक्टली उन ऑडिटर से मांग सकती है। Subject to the provisions of sub rule 1 where a company is required to constitute the audit committee, यानी कि जैसा कि हमने सेक्शन 1 में पढ़ा था कि सब सेक्शन 1 में पढ़ा था सब रूल 1 में पढ़ा था कि जिस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी होती है उस केस में ऑडिट कमेटी, और जिस केस में कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी होती है उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो, तो अगर ऑडिट कमेटी बनाई गई है उस कंपनी में तो ऑडिट कमेटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर टू द बोर्ड। तो उस केस में जो ऑडिट कमेटी है वो रिकमेंड करेगी, वो सजेस्ट करेगी इंडिविजुअल या फिर ऑडिट फर्म का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और जिस केस में ऑडिट कमेटी नहीं बनाई गई है उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो, द बोर्ड शैल कंसिडर द रिकमेंड एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज ऑडिटर टू दी मेंबर्स। तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपना सजेशन यानी कि ऑडिट फर्म का नाम या फिर इंडिविजुअल ऑडिटर का नाम मेंबर्स को सजेस्ट करेंगे इन दी एनुअल जनरल मीटिंग फॉर दी अपॉइंटमेंट, एनुअल जनरल मीटिंग में कि वो उन्हें एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर लें। If the board agrees with the recommendation of the audit committee, it shall further recommend the appointment of an individual. अगर बोर्ड जो है वो ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशंस के साथ एग्री करता है कि वो हाँ ठीक है हम इस पर्सन को या फिर ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं, उस केस में इट शेल फर्दर रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज ऑडिटर टू द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। यानी कि जिस केस में ऑडिट कमेटी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सजेस्ट किया था कि ऑडिट फर्म या फिर इंडिविजुअल ऑडिटर का नाम, और वो ऑडिट जो बोर्ड है वो उनके डिसीजंस के साथ सजेशन के साथ एग्री करता है, तो उसके बाद जो बोर्ड है वो उस पर्सन का ऑडिट फर्म का या फिर इंडिविजुअल का नाम जो है वो सजेस्ट करेंगे मेंबर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में। एंड इफ द बोर्ड डिसएग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, और अगर बोर्ड डिसएग्री करता है ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन के लिए कि नहीं हम इसे एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे, देन इट शेल रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द कमेटी फॉर रिकंसिडरेशन। तो उसे जो उनकी रिकमेंडेशन है वो ऑडिट कमेटी को वापस भेज देता है कि आप अपने डिसीजन को एक बार फिर से रिकंसिडर करिए, एक बार फिर से सोचिए कि उन्हें एज एन ऑडिटर ही अपॉइंट किया जाना चाहिए, साइटिंग रीजंस फॉर सच डिसएग्रीमेंट। और वो जो वो डिसएग्री करेगा तो उस चीज के लिए वो अपने रीजंस भी देगा ऑडिट कमेटी को कि क्यों वो उनके डिसीजंस के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं। If the audit committee after considering the reasons given by the board, अगर ऑडिट कमेटी जो है वो जो भी रीजंस डिसएग्रीमेंट के जो रीजंस हैं बोर्ड के उन्हें कंसिडर करने के बाद ये डिसाइड करती है कि वो जो अपनी ओरिजिनल रिकमेंडेशन है उसे रिकंसिडर नहीं करेगी, यानी कि वो अपना डिसीजन चेंज करने के लिए तैयार हो गए हैं, देन द बोर्ड शैल रिकॉर्ड रीजंस फॉर इट्स डिसएग्रीमेंट विद द कमिटी। जो बोर्ड है तो उस केस में वो अपने डिसएग्रीमेंट के रीजंस को रिकॉर्ड करेगी क्या कहते हैं कमिटी के साथ, एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन, और वो अपनी रिकमेंडेशन यानी कि अपना सजेशन देंगी कि किस इंडिविजुअल पर्सन को या फिर ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाना चाहिए फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग में। एंड इफ द बोर्ड एग्रीज विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी, और अगर बोर्ड ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशंस के साथ एग्री करता है, देन इट शैल प्लेस द मैटर फॉर कंसिडरेशन बाय मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मेंबर्स को सजेस्ट कर देता है कि हाँ ठीक है हम इसे एज एन ऑडिटर अपनी कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं, वो भी एनुअल जनरल मीटिंग में। देन द ऑडिटर अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, तो फिर उसके बाद जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कंपनी में कि यानी कि जिस भी इंडिविजुअल पर्सन को या फिर ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उस कंपनी में, ही शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग। तो उसे अपना ऑफिस होल्ड करना होगा उस एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन से लेकर के of that meeting till the conclusion of the 6th annual general meeting, उस मीटिंग के कंक्लूजन से लेकर के जो नेक्स्ट
6th एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होगी कंपनी में होगी, उस कंपनी के कंक्लूजन तक उसे अपना ऑफिस होल्ड करना होगा। विद द मीटिंग वेयर इन सच अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड बीइंग काउंटेड एज द फर्स्ट मीटिंग। और यहाँ पर ये अज्यूम करा जाता है कि जिस मीटिंग में उस ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है वो मीटिंग जो है उसकी फर्स्ट मीटिंग है। तो ये था हमारे